myself Dr. GP Burman, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, और न्यूरोलॉजिकल सर्विस के लिए मैं लगभग 30 साल अपना टाइम लगाया, जिसमें 25 साल इस हॉस्पिटल शक्ति न्यूरो साइंस सेंटर में ही मैंने पास किया। उससे पहले मैं पीजीआई रोहतक एवं उससे पहले पीजीआई चंडीगढ़ में था। तो पीजीआई रोहतक में न्यूरो विभाग का भी मैंने परिचालना किया लगभग 1 साल। अब पत्रकार जो क्वेश्चन मेरे सामने रखा, हिलने ढुलने की बीमारियां क्या है और इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको देंगे। तो हिलने ढुलने की बीमारियां, जिसे अंग्रेजी में मूवमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसकी ओरिजिन ब्रेन से होता है। ब्रेन के अंदर एक सर्किट रहता है, बेजल गैंग्लियन एंड थैलामिक सेरिबेलर सर्किट्स। उस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो तो इस प्रकार बीमारियों की उत्पत्ति होता है। ये 2 प्रकार होता है, एक तो हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर, यानी कि अधिक मात्रा में हिलने ढुलना, और एक हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर, जिसमें कम मात्रा में या मूवमेंट बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो हाइपर काइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर को फिर 5 हिस्सा में बांटा गया। सबसे प्रधान कारण है, जो प्रधान मैनिफेस्टेशन सिम्टम, दैट इज ट्रेमर, हिंदी में कंपन कहा जाता है। सेकेंड इज डिस्टोनिया, ऐठन, जिसमें सख्त हो जाता है, एक साइड बाजू पैर या सख्त हो जाता है, कुछ टाइम के बाद फिर आस्ते आस्ते खुलता भी है। एंड थर्ड इज एक्सेसिव फ्लिकरिंग ऑफ मूवमेंट, तो हाथ एकदम उठ गया, डांसिंग टाइप ऑफ मूवमेंट, जिसे कोरिया कहा जाता है। कोरिया की मतलब ही है, इसे ग्रीक वर्ड मीन्स डांस। एंड फोर्थ इज झटका, इधर छोटा झटका जिसे हम कहते हैं मायोक्लोनस, जार्की मूवमेंट, और एक बड़े लेवल की झटका लार्ज जिसे हम कहते हैं हेमीबेलिस्मस। ये 5 प्रधान प्रकार है। इसके अलावा छोटे छोटे मूवमेंट डिसऑर्डर और भी होता है, जिसको पेशेंट खुद भी कंट्रोल कर सकते। जो फंक्शनल मूवमेंट डिसऑर्डर, टिक्स, स्पाज्म, कई लोग गर्दन के ऐसे स्ट्रैगिंग कर दिया, बैठे बैठे हाथ थोड़ा सा कर दिया, वो मूवमेंट डिसऑर्डर पैथोलॉजिकल नहीं है, वो फंक्शनल है, जिसे टिक्स व हैबिट स्पाज्म कहा जाता है। तो वो फंक्शनल मूवमेंट डिसऑर्डर ग्रुप में आता है। अब हम दूसरे ग्रुप में आ रहे हैं, दैट इज हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर, जिसमें मूवमेंट बिल्कुल ही कम हो जाता है। पेशेंट चल नहीं पाता है, कि आंखों की पलक झपकता नहीं है, ऐसे ही आंखों की पलक एकदम खड़े रहता है, मास्ट लाइक अ फेसिस, कोई ब्लिंकिंग ही नहीं है। इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है पार्किंसंस डिजीज, जिसमें इसकी अदर हेडिंग ही है एकाइनेसिया रिजिड सिंड्रोम। एकाइनेसिया, जहां पे काइनेटिक एक्टिविटी है नहीं, रिजिड, सख्त हुए पड़ा है, एवं वॉकिंग, संचालन में भी वो लोग असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट, इसके सर कारण क्या है? क्या कारण? लगभग हाइपरकाइनेटिक और हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर दोनों ग्रुप का कारण एक ही है। लिस्ट ऑफ कारण हम देखें तो एक ही पाया जाता है। इधर ये इन्फेक्टिव, पोस्ट इन्फेक्टिव, जैसे कुछ इन्फेक्शन हुआ, पोस्ट कोविड हमने काफी देखा, गले में इन्फेक्शन हुआ है बच्चे की, सोर थ्रोट हुआ, उसके कुछ दिन के बाद उनके मूवमेंट, हिलने डुलने की मूवमेंट चालू हुआ, जिसे कहता है सिडेनहैम्स कोरिया। कुछ फैक्टर्स होता है, जैसे ब्रेन के अंदर कोई छोटे मोटे कीटाणु हो गया, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, तो उसमें ऐसे मायोक्लोनस, झटका आना शुरू हो गया। कुछ कारण है वैस्कुलर में छोटे मोटे नालिए रुक गया, छोटा इन्फ्रैक्ट हो गया ब्रेन के अंदर, तो उसमें भी इस तरह abnormal मूवमेंट्स आ सकते। एंड दिस अनदर इंटरेस्टिंग ग्रुप, दैट इज इम्यून मेडिएटेड, इम्यूनोलॉजिकल कारण। समटाइम्स कारण मिलता नहीं है, एमआरआई नॉर्मल है, तो हम कारण ढूंढते हैं जो कौन सी कारण हो सकते, तो पाया गया जो उनकी ब्लड में ऐसे कुछ ऑटो एंटीबॉडी बन जाते हैं, जो जाके न्यूरोनल सरफेस एंटीजन या न्यूरॉन्स को डायरेक्ट डैमेज कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून एनकेफेलाइटिस या इम्यून मेडिएटेड मूवमेंट डिसऑर्डर। काफी रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, और ये एक एस्टेब्लिश्ड कारण है। एंड लास्ट कारण, जैसे कोई जेनेटिक फैक्टर, फैमिलियल, ऑटोजोमल रिसेसिव या ऑटोजोमल डोमिनेंट हो, या उनकी जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए, तो उनमें मूवमेंट डिसऑर्डर पाया जाता है। जैसे DYT11 जीन, जो कि
आपके डिस्टोनिया करते हैं, आपके मायोक्लोनस, प्रोग्रेसिव मायोक्लोनिक एपिलेप्सी जहाँ जीन्स सारे डिस्कवर हो चुका है, या प्रोग्रेसिव मायोक्लोनस विथ एपिलेप्सी दोनों कंबाइंड होता है, वो भी जेनेटिक, रास्मुसेंस एन्केफेलाइटिस, दो आर जेनेटिक ग्रुप। एंड यही कारण हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर में भी लागू होता है। जेनेटिक पार्किंसन जीन डिटेक्ट हो चुका है, इन्फ्लामेटरी, पोस्ट इन्फेक्टिव, इक्सॉल, vasculitis and immune mediated. The same causes are in hypokinetic and hyperkinetic. So एक ग्रुप जो दिया गया, एक ग्रुप के यही प्रधान कारण है। सर, जो इन बीमारियों से ग्रस्त होता है तो क्या मानते हैं इस तरह की बीमारियां कितना समय लेती है ठीक होने में, मरीज को इलाज कराने में कितना समय लगता है? हाँ, नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज एंड प्रोग्नोसिस, ये संपूर्ण तरह से डिपेंड करता है इसका इटियोलॉजी क्या है। मान लो जो पोस्ट इन्फेक्टिव है, पोस्ट इन्फेक्टिव वहाँ वही है, ऑटो एंटीबॉडी, ऑटो इम्यूनिटी की प्रभाव है। वो जनरली आप मेडिसिन दोगे तो 6 से 9 हफ्ते के अंदर अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं एंड रिकवर कर जाते हैं। पोस्ट इन्फेक्टिव, फॉर एग्जांपल सोर थ्रोट हुआ है, बच्चे को कोरिया आ गया, कोरिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहा है, तो वहाँ पे आपने एंटीबायोटिक के कोर्स दिया, थोड़ा स्टेरॉइड दिया एंड एंटी हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर की मेडिसिन दिया तो बच्चे रिकवर कर जाएंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप है दैट जेनेटिक ग्रुप, जेनेटिक ग्रुप के मूवमेंट डिसऑर्डर कंट्रोल करना बहुत कठिन है। जैसे हंटिंगटन्स कोरिया, जेनेटिक एसेंशियल ट्रेमर, उनकी परदादा का था, उनके बाप का था, उनके बेटे का भी हो गया, बेटे के तीसरे जो भाई है उनको हो गया। ऑटोजोमल डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ऑटोजोमल रिसेसिव भी हो सकते हैं। वहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। एंड कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स उनके एबनॉर्मल है, स्टोरेज डिसऑर्डर, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, विल्सन्स डिजीज, कॉपर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। वहाँ पे आप मेटाबॉलिक फैक्टर्स को करेक्ट करो या वो चिलेटिंग एजेंट्स यूज कर लो तो वहाँ पे वो हाइपरकाइनेटिक मूवमेंट्स कंट्रोल होना संभव है। वहाँ पे मेटाबॉलिक करेक्शन मीन्स कंट्रोल ऑफ द डिजीज। और जो लास्ट ग्रुप है, सपोज वहाँ कोई वैस्कुलर फेनोमेना हुआ, कोई नाली रुक गया जिसके कारण आपका मूवमेंट डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसको कहो तो बहुत आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड जो हाइपोकाइनेटिक ग्रुप का भी यही कारण है, वहाँ पे आपके एक कारण को हटाओ तो मूवमेंट डिसऑर्डर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर जाएगा। जेनेटिक ग्रुप में तो देखिए वो तो क्योर हो नहीं सकते, ऑलरेडी दे आर जेनेटिकली डिटरमाइंड, बट आप कंट्रोल कर सकते, मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते। तो ये डॉक्टर साहब किस एज की लोगों को प्रभावित होती है इस तरह की बीमारियां, बच्चे से लेके किस एज तक? क्या ये आपका छोटे से बच्चे से शुरू करके, जस्ट नियोनेट से शुरू करके 90 साल के सीनियर एल्डरली इंडिविजुअल में भी हो सकते। छोटे बच्चे की वो ग्रुप आ गया, मायोक्लोनस ग्रुप आ गया, प्रोग्रेसिव मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, पीएमई, या मायोक्लोनस एटाक्सिया सिंड्रोम, वो वाला ग्रुप आ गया। वो बहुत छोटे बच्चे नियोनेट्स पे भी हो सकते हैं। लेनॉक्स-गैस्टर्ड सिंड्रोम, वेस्ट सिंड्रोम, वो छोटे से छोटे बच्चे में भी हो सकते। और जनरली जो पोस्ट इन्फेक्टिव ग्रुप है, सोर थ्रोट के बाद हो गया या फायर्स, गले में इन्फेक्शन, उसके बाद बच्चों में मूवमेंट डिसऑर्डर स्टार्ट हो गया, वो जनरली थोड़ा बड़े बच्चों में होता है। और जो हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर वो जनरली ज़्यादा उम्र में 40 के ऊपर, बट यंग पार्किंसनिज्म आजकल हम काफ़ी देख रहे हैं, दैट इज हाइपोकाइनेटिक। जनरली पार्किंसनिज्म की यूजुअल एज इज 60 to 70, इस ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है। सो हाइपरकाइनेटिक मोर इन द यंग, हाइपोकाइनेटिक मोर इन द एल्डरली पर्सन, मोटे मोटे यही है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि इसका बीमारी का बचाव क्या है, किस तरीके से आदमी बचाव कर सकता है? एग्जैक्टली जागरूकता के लिए या जागरूकता है। जैसे जो चीज हमारे हाथ में है, कुछ ड्रग एंड टॉक्सिन इंड्यूस्ड, अल्कोहल मूवमेंट डिसऑर्डर को करते हैं। जैसे कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस जैसे ड्रग्स, कोकेन एंड दिस व्हाइट पाउडर्स, ओपियम, those also can give rise to movement disorder. But surprisingly कुछ जेनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें अल्कोहल के बाद वो मूवमेंट बंद हो जाता है, लाइक एसेंशियल ट्रेमर। इफ यू टेक 1 पेग कंपन बंद हो जाएगा, वो डायग्नोस्टिक है। जब तक अल्कोहल की इफेक्ट है
तब तक उनको कोई मूवमेंट नहीं होगा, कंपोनेंट सम काइंड ऑफ जेनेटिक डिस्टोनिया। बट अल्कोहल की इफेक्ट जैसे ही हो जाएगा, मूवमेंट पे चालू हो जाएगा, हिलना डुलना पे शुरू हो जाएगा। बट ये नहीं कि हम उनको अल्कोहल पीने एडवाइस करें, अल्कोहल इज हैविंग अदर साइड इफेक्ट। बट ड्रग एंड टॉक्सिन्स इसको तो हम अवॉइड कर ही सकते। एंड हमारे पानी में भी मैंगनीज, आर्सेनिक, ये सब चीज की मात्रा हम टाइम टू टाइम देखें, पानी भी टॉक्सिक इफेक्ट ना करे ब्रेन के ऊपर। एंड लास्टली पानी में जैसे फॉर एग्जांपल लेड, मैंगनीज, आर्सेनिक, हेवी मेटल्स, ये ब्रेन में जाके डिपॉजिट होता है और मूवमेंट डिसऑर्डर करता है, पर्टिकुलरली बेजल गैंग्लियोनिक एरिया में जमा होता है। लेड एंड आयरन, ये दो चीज देखा गया, प्रमाणित भी हो चुका है कि दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट डिसऑर्डर, हिलने डुलने की बीमारी। कॉपर मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया, विल्सन्स डिजीज उसका नाम है, जो कि बॉडी के अंदर ही कॉपर की मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जिसके कारण होता है। आर्सेनिक प्रमाणित हो चुका है, मूवमेंट डिसऑर्डर करता है। बात की जाए, ये एक और अंतिम सवाल है कि ये बीमारी पूरे अगर वर्ल्ड में और इंडिया में कितनी ज्यादा परसेंटेज होगी, इस तरह के लोग कितने ग्रस्त हैं? अभी इंडियन फिगर एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी जो हमारे मूवमेंट डिसऑर्डर सेमिनार हुआ है अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में, तो वहाँ पे उन्होंने उनके यूएस डेलीगेट्स जो आए हुए थे, वो कह रहे हैं उनकी कंट्री में इसकी प्रीवैलेंस 73 पर 1000 पॉपुलेशन। प्रीवैलेंस रेट इज वेरी हाई इन यूएस ऑफ पार्किंसंस डिजीज, जो वहाँ पे 50 साल के उधर उस ग्रुप में 50 प्लस उम्र में पाया जा रहा है। हर एज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यंग पार्किंसनिज्म की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आज मेरा 2 पेशेंट था जो यंग पार्किंसनिज्म, एक की उम्र केवल 40 साल है और एक की उम्र उनकी 45 साल उम्र में बीमारी शुरू है, अब उनकी उम्र 50 साल। तो यंग पार्किंसनिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी बढ़ते जा रहा है एवं देखा गया हिसाब करके जो अगला 5 साल में सर्वाधिक पार्किंसंस पेशेंट इंडिया में होगा, बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन इज एजिंग, उम्र उनकी बढ़ते जा रहा है, उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ते जा रहा है, लगभग 70 साल में पहुंच गया एवरेज सर्वाइवल रेट। तो किसी की 45 साल उम्र में पार्किंसनिज्म हो, 70 साल तक उनको तो जीना है ही, तो पार्किंसनिज्म हमें डिटेक्ट हो रहा है। एंड थर्ड इज एमआरआई, दिस अवेयरनेस, ये पहले से कुछ बढ़ गया है पहले से, जिससे ये बीमारी पहले देसी लकवा बोल के तोल दिया जाता था, जैसा भी, हाँ जी, तो ये सब अब इतना नहीं है, इतना रैम्पेंट नहीं है, तो पब्लिक अवेयरनेस काफी बढ़ चुके हैं, तो इसलिए डायग्नोसिस भी ज्यादा हो रहा है। ये भी एक कारण है, जो पहले डायग्नोसिस ही नहीं होता था। अब कोई भी हिलना ढुलना मिर्गी नहीं है और झटका मिर्गी नहीं है, एवं पेशेंट की स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, ये भी एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, जो कि हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर।